Okay. Next, in osmotic pressure, we need to talk about the different type of solutions based on osmotic pressure. है ना? Types of solutions on the basis of types of solution on the basis of osmotic pressure. On the basis of osmotic pressure. तो हम इसको कंपैरिजन फॉर्म में लिखेंगे. That would be easy to remember and easy to compare. Osmotic pressure. Okay. इसमें we are about to cover hypotonic solutions, isotonic solutions, hypertonic solution. तीन तरह के solutions डिपेंडिंग अपॉन द ऑस्मोटिक प्रेशर कि कौन सा सोल्यूशन कितना ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट कर रहा है, उसके हिसाब से उसको तीन कैटेगरी में बाइफरकेट किया गया. हाइपो, आइसो और हाइपर. है ना? ये टर्म्स को पहले भी सुना हुआ है, मतलब वी हैव ऑलरेडी, है ना, मतलब नाइन्थ में भी इनको कवर किया गया था जब सेल चैप्टर में बात चल रही थी कंसंट्रेशन के हिसाब से. तो वहां कंसंट्रेशन के हिसाब से था. यहाँ भी बात तो कंटेक्स्ट तो कंसंट्रेशन से शुरू होता है, पर ये हर सोल्यूशन का अपना अपना एक ऑस्मोटिक प्रेशर जनरेट होता है. जितना सोल्यूट होगा उसके हिसाब से उसका प्रेशर जनरेट होगा. जैसे अगर ध्यान आ रहा हो तो टर्म्स इटसेल्फ इंडिकेट, जैसे अपन आइसो से शुरू करते हैं तो व्हाट डज इट इंडिकेट कि दो सॉल्यूशंस जिनका कॉन्सेंट्रेशन सेम हो, और कॉन्सेंट्रेशन अगर सेम होगा. अच्छा, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले तो पढ़ा कि ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन. तो अगर दो चीजों का कंसंट्रेशन सेम है तो उनका ऑस्मोटिक प्रेशर भी सेम होगा. है ना? तो ऐसे दो सॉल्यूशंस को हम लोग क्या कहते हैं? आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहते हैं. और यहां पर, अच्छा चलो पहले स्टेटमेंट डाल देते हैं फिर एग्जांपल लेते हैं इसके अंदर. इसके नीचे लिखेंगे बस टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर. बस वही हाईलाइट है, सेम ऑस्मोटिक प्रेशर टर्म्स ही बस सफिशिएंट है इस कॉन्सेप्ट को रिलेट करने के लिए. टू सॉल्यूशंस हैविंग सेम ऑस्मोटिक प्रेशर एट अ गिवन टेम्परेचर. एट अ गिवन टेम्परेचर. एट अ गिवन टेम्परेचर. ठीक है. गिवन टेम्परेचर शब्द का इस्तेमाल कैसे हुआ? क्योंकि पाए तो टी पे भी डिपेंड करता है. अगर मुझे किसी एक को कनेक्ट करना है तो दूसरे को क्या रखना पड़ता है? कांस्टेंट रखना पड़ता है ना? तो इसलिए अपन ने उसको गिवन टेम्परेचर मेंशन कर दिया कि अगर टेम्परेचर फिक्स है और फिर भी अगर ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऐसे दो सॉल्यूशन को हम लोग आइसोटोनिक सॉल्यूशन कहेंगे. ठीक है, आइसोटोनिक. ओके. नाउ लेट्स पुट एन एग्जांपल इन दिस फर्स्ट. उसके बारे में बात करनी है कि आइसोटोनिक सॉल्यूशन का एक एग्जांपल अपन शेयर कर रहे हैं यहाँ पे. इसमें आता है, ये एमसीक्यू क्वेश्चन के लिए है, 0.9% weight by volume NaCl solution. 0.9% weight by volume NaCl solution. ठीक है. ये वही सोल्यूशन है जो हॉस्पिटल्स में बॉटल में डाल के जो बोलते हैं ना कि ग्लूकोज चढ़ रहा है, सलाइन चढ़ रही है, ऐसा कहते हैं. कभी ऑब्जर्व किया हो आपने कि सलाइन चढ़ रही है? तो दिस इज कॉल्ड सलाइन. इट इज कॉल्ड नॉर्मल सलाइन, जो कि हॉस्पिटल में पेशेंट्स को दिया जाता है
इलेक्ट्रोलाइट बैलेंस को मेंटेन करने के लिए इंजेक्शन के थ्रू देते, जिसको नॉर्मल सलाइन कहते हैं। ये सीधा ब्लड में जा रहा है। हम रैंडमली कोई भी चीज ब्लड में इनकॉर्पोरेट नहीं कर सकते थे, क्योंकि जो हमारा ह्यूमन ब्लड है ना, जो हमारा ब्लड है, उसका खुद का एक डिफाइंड ऑस्मोटिक प्रेशर है ना। वो भी एक सोल्यूशन ही, मिक्सचर ही है ना, क्योंकि उसका ऑलरेडी फिक्स्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। अब समझना, ये जो कंसंट्रेशन बनाया गया और जब इसका ऑस्मोटिक प्रेशर निकाला गया, तो दैट वाज फाउंड टू बी एग्जैक्टली इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ब्लड। दैट मींस ह्यूमन ब्लड और ये सोल्यूशन एक दूसरे से क्या हो गए, आइसोटोनिक हो गए। दैट मींस हम उसको इनकॉर्पोरेट कर सकते थे। अगर मैंने 0.9% से ज्यादा कंसंट्रेशन वाला NaCl अगर बॉडी में डाला होता, वो हाइपरटोनिक सोल्यूशन होता, और ब्लड में से पानी निकलकर उस सोल्यूशन में मूव करने लग जाता, वो बॉडी के लिए फेटल होता, मतलब सरवाइव ही नहीं कर सकता। अगर हमने 0.9% से कम डाला होता, कम का कंसेंट्रेशन डाला होता, तो वो हाइपोटोनिक सोल्यूशन होता, और उस सॉल्यूशन में से एक्स्ट्रा वाटर निकलकर ब्लड के सेल्स में जा रहा होता, वो भी फेटल होता। तो इसीलिए बाय डिफॉल्ट 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl को ही एज अ सलाइन इंजेक्ट किया जाता है बॉडी के अंदर। उसका कारण ऑस्मोटिक प्रेशर है, उसका कारण ऑस्मोटिक प्रेशर है। ठीक है, वही अपन अभी यहां बता रहे हैं क्या, कि ये जो सोल्यूशन है, इट इज आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड। दिस इज आइसोटोनिक विथ ह्यूमन ब्लड। दैट इज व्हाई इट इज इनकॉर्पोरेटेड इन डायरेक्टली इन द वे, है ना, ब्लड वेसल्स। इंजेक्शन के थ्रू डायरेक्ट ब्लड वेसल में इसको इंजेक्ट किया जाता है। ओके, तो इस सोल्यूशन के साथ में ब्लड सेल्स में कुछ भी नहीं होता, ना तो पानी अंदर जाएगा एक्स्ट्रा, ना पानी सेल में से बाहर आएगा, तो ब्लड की सेल्स को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ब्लड की सेल्स स्टेबल रहेंगी। लेकिन बाकी दोनों में ब्लड सेल्स क्या हो जाएंगी, अनस्टेबलाइज हो जाएंगी। एक में स्वेल हो जाएगी और एक में श्रिंक हो जाएगी, हाइपो और हाइपर में डालते हैं। ठीक है, चल। हाँ, तो हाइपरटोनिक कौन हो जाएगा, मोर देन 0.9% का। ठीक है, हाइपरटोनिक, इसमें क्या होगा, डिफरेंट तो होगा, जैसे यहाँ लिखा है सेम होगा, यहाँ बोलेंगे डिफरेंट होगा। तो सोल्यूशन विथ हायर ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइपरटोनिक। जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा है, मतलब कंसंट्रेशन ज्यादा है। ऑस्मोटिक प्रेशर और कंसंट्रेशन इक्विवेलेंट बात है, बिकॉज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं। तो जिसका कंसंट्रेशन ज्यादा है, जिसका ऑस्मोटिक प्रेशर ज्यादा, वो हाइपरटोनिक। ठीक है, क्या मोर देन 0.9% वेट बाय वॉल्यूम NaCl। अगर 0.9% से ज्यादा का NaCl का सोल्यूशन अगर हमने बनाया, तो वो हाइपरटोनिक हो जाएगा। और अगर इसको ब्लड में इंजेक्ट कर दिया गया, तो बताओ मूवमेंट कहां से कहां होगा, ब्लड से, ये से है ना, हाँ, सोल्यूशन, ब्लड से सोल्यूशन है। तो ये पूछ रहे हैं कि ब्लड सेल पे क्या फर्क पड़ेगा, श्रिंक। ठीक है ना। तो जब भी आप, अगर इस तरह के सोल्यूशन को अपन इंजेक्ट करते हैं, तो वाटर फ्लो आउट ऑफ द सेल, water flow out of the cell and they shrink। ब्लड सेल्स श्रिंक हो जाएंगी, ब्लड की सेल्स श्रिंक हो जाएंगी, ब्लड सेल की बात चल रही है। ठीक है, लेट्स कवर अप द अपोजिट एंड अकॉर्डिंगली, जस्ट द ऑपोजिट पार्ट, जस्ट द ऑपोजिट पार्ट, सोल्यूशन विथ
लेस ऑस्मोटिक प्रेशर इज हाइपोटोनिक, which is less than 0.9% weight by volume NaCl solution. Water will flow into the cell. Water will flow into the cell and they swell. एक्स्ट्रा पानी अंदर चला जाएगा तो सेल जो है क्या हो जाएगी, स्वेल। ठीक है, तीनों क्लियर है। द रेफरेंस इज 0.9% weight by volume NaCl, which is isotonic to blood, which is isotonic to blood। ठीक, डन। अब इसके बाद अगली बात करनी है। अब एक बात सोचो कि अगर कोई व्यक्ति है जो बहुत ज्यादा खाने में नमक ज्यादा खाता है, कुछ लोग होते हैं जिनको ज्यादा नमक पसंद होता है, तो अगर वो ज्यादा नमक खाने वाला व्यक्ति है तो उसको क्या कंसर्न्स हो सकती है? वाटर डेफिशिएंसी या रिटेंशन। अगर मैं नमक ज्यादा खा रहा हूँ, नमक ज्यादा खा रहा हूँ मतलब मेरी सेल्स को नमक ज्यादा मिल रहा है, सेल्स में एब्जॉर्ब होगा ना वो फूड जो अपन खाएंगे, या ब्लड में जाएगा, ब्लड में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। ब्लड में सॉल्ट कंसंट्रेशन बढ़ना चालू होगा तो कौन सा वाला सिचुएशन आ जाएगा? थर्ड वाला है। ठीक है, फिर सुनना एक बार। पीपल टेकिंग अ लॉट ऑफ सॉल्ट और सॉल्टी फूड एक्सपीरियंस वाटर रिटेंशन। वाटर रिटेंशन, रिटेंशन मतलब, रिटेंशन मतलब क्या? पानी जो है वो मतलब सेल भरने लग जाएगा बहुत ज्यादा, है ना, बहुत ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा बॉडी में, और टिश्यू सेल्स के अंदर ज्यादा डिपॉजिट हो जाएगा, क्योंकि कहाँ से निकल जाएगा? ब्लड से। एंड इंटरसेलुलर स्पेसेस भी भर जाएंगी ऑस्मोस की वजह से, इससे स्वेलिंग आ जाएगी स्किन में, है ना। और इस प्रोस मतलब इस बीमारी को एडीमा कहते हैं। एडीमा एक प्रोसेस है ना, डिसीज है। तो वो कब होगी? जब आप बहुत ज्यादा सॉल्ट कंज्यूम करते हैं तो ऐसा होता है। ठीक है, पॉइंट डाल देते हैं अलग से नोट डाल के। कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ कंजम्पशन ऑफ सॉल्टी फूड लीड्स टू वाटर रिटेंशन। उसको हाईलाइट कर लेंगे, वाटर रिटेंशन, रिजल्टिंग इन रिजल्टिंग इन पफीनेस। पफीनेस ना, वो जैसे सॉफ्ट टॉयज होता है ना, पफ, पफ यानी वही स्वेल्ड स्पॉन्जी टाइप्स। पफीनेस और स्वेलिंग कॉल्ड इडीमा, EDEMA, कॉल्ड इडीमा। ओके, सो दैट्स व्हाई पीपल से कि, है ना, सॉल्ट का जो इंटेक है हमारी बॉडी में वो रेगुलेटेड होना चाहिए। देयर इज अ डिफाइंड अमाउंट कि भाई कितना उसका कंजम्पशन हो। ओके, नाउ लेट्स सी फर्दर। अब अपने पास इसका एक एप्लीकेशन आ रहा है जो पेपर्स में काफी वेटेज रखता है,
ऑस्मोटिक प्रेशर का एप्लीकेशन है, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस, जितना ये थ्योरी, छोटे छोटे थ्योरी सेक्शन टॉपिक्स हैं, इनकी दो ही जगह पॉसिबिलिटी होती है, असर्शन रीजनिंग और एमसीक्यूज, है ना। तो उसी कंटेक्स्ट को बस कॉन्सेप्ट पार्ट चाहिए होता है आपको प्रॉपर। रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। इसका शॉर्ट फॉर्म है, जैसा कि इनिशियल्स पे दिख रहा है, क्या, आर, ठीक है। आर, आर तो पता ही होगा, घर में लगाई है अपने। तो जो घर में आरओ लगा है, जिसको ले मैन जो होते हैं, जिनको टॉपिक नहीं पता होता, बट हाँ सबको पता है कि भैया इसको आरओ कहते हैं, कि मेरे घर में आरओ लगा हुआ है, पर उसका फुल फॉर्म या टेक्निक जो है वही उसी नाम पे उसका एब्रिविएशन पड़ा हुआ है, विच इज रिवर्स ऑस्मोसिस ओनली। तो घर में जो आरओ लगे हैं, तो आरओ इज जस्ट द प्रोसेस विच इज टेकिंग प्लेस, कॉल्ड रिवर्स ऑस्मोसिस। क्या काम करता है घर में आपका आरओ? वाटर फिल्टर, प्यूरिफिकेशन, प्यूरिफिकेशन, ठीक है। अब वहाँ ऑस्मोटिक प्रेशर कैसे अपना, ऑस्मोसिस कैसे अपना रोल प्ले कर रही है, वो देख लेते हैं। जब हमारे पास सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ कंपार्टमेंट है, मान लो, ठीक है, सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा हुआ कंपार्टमेंट है हमारे पास, एक तरफ। अच्छा, जो पानी जिसको अपन फिल्टर में इनपुट दे रहे हैं, मतलब जिसको अपन अंदर पास कर रहे हैं आरओ में, तो उस पानी में प्रॉब्लम क्या है? क्यों आरओ से पास करना है? व्हाट इज द कंसर्न? क्या बैक्टीरिया हमारा कंसर्न है? सोल्यूट इन द फॉर्म ऑफ, नो, इट्स नॉट डर्ट, डर्ट को तो अपन छान लेते हैं। Why you are passing the water through RO and then drinking it? Why not drinking through direct to the tap? Why we are not drinking tap water? Think over it. Why you are not drinking tap water? What's the issue? देखो, हमारे यहाँ जो सप्लाई, वाटर सप्लाई होती है, वो दो मोड्स में होती है। इधर आपके यहाँ जो पानी है वो बोरिंग का आता है, ग्राउंड वाटर, और या फिर नर्मदा लाइन होती है। दो तरह की सप्लाई होती है हमारे। ग्राउंड वाटर जिन लोगों के यहाँ आता है, ज्यादातर के आता है, उसमें होता है एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, एक्सेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट, सॉल्टी वाटर होता है वो बहुत ज्यादा। जो ग्राउंड वाटर आता है, दैट इज एक्सट्रीमली सॉल्टी। उस एक्स्ट्रा सॉल्ट को रिमूव करने के लिए हम ये टेक्निक लगा रहे हैं, कौन सी? रिवर्स ऑस्मोसिस। क्यों? क्योंकि हमें पता है कि जो एक्स्ट्रा सॉल्ट पार्टिकल होंगे, वो मेम्ब्रेन क्रॉस ही नहीं कर पाएंगे, जबकि वाटर क्रॉस कर जाएगा। तो ये जो सॉल्टी वाटर होगा, जो हमें टैप वाटर सप्लाई टैंक में आ रहा है, उसको जब हम विद प्रेशर, एक्स्ट्रा प्रेशर अपने आप तो जाने से रहा, ऑस्मोसिस का नेचुरल मूवमेंट क्या होता है? जहां ज्यादा पानी है वहां से आता है पानी, तो नेचुरल ऑस्मोसिस, हाई कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर टू लो कंसेंट्रेशन ऑफ वाटर। आप ये बात समझ रहे हो कि सॉल्टी वाटर मतलब कम पानी, सॉल्वेंट कम, सॉल्यूट ज्यादा। तो ऑस्मोसिस कभी इस तरफ नहीं हो सकती, मतलब इधर हो रही है, लेकिन हम चाहते हैं कि हम पानी को किधर मूव कराएं, इधर। मेरे को नेचुरल प्रोसेस को रोकने के लिए कौन सा प्रेशर लगाना पड़ा था? ऑस्मोटिक प्रेशर। लेकिन क्या ऑस्मोटिक प्रेशर लगाने से मैं ये काम कर सकता हूं आरओ का? नहीं। हमें प्रेशर को ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा का लगाना पड़ेगा, तब जाके आप ऑस्मोसिस की प्रोसेस को क्या कर दोगे? रिवर्स। और हम पानी को उल्टा भेजना चालू करेंगे, जिससे कि सारा का सारा सॉल्ट यहीं रह जाएगा, और प्योर वाटर आपको दूसरे कंपार्टमेंट में क्या होगा, कलेक्ट हो जाएगा, जिसे आप कंज्यूम कर सकते हो। नॉट द पॉइंट? तो रिवर्स ऑस्मोसिस is actually reversing the process of osmosis
with a pressure extra than the osmotic pressure. Okay, to remove the extra, to remove the extra salt, उसको डीसैलिनेशन भी कहते हैं, सॉल्ट हटाना। जो समुद्र का पानी होता है ना, उसमें से भी सॉल्ट हटाने के लिए यही प्रोसेस का इस्तेमाल बड़े बड़े आरओ सिस्टम्स के थ्रू होता है। ठीक है, इसका अपन डायग्राम सेटल करके बना देते हैं और फिर इसको डिस्क्राइब कर देते हैं। तो ये आरओ एज ए एप्लीकेशन हमें आता है, पूछा जाता है। यहां से इनपुट होगा, ये सप्लाई होगी, मतलब इनलेट होगा यहाँ पे, और उधर अपन एक आउटलेट बनाएंगे। द अदर एंड वी विल हैव आउटलेट फॉर द फ्रेश वाटर। ये आउटलेट हो गया और ये इनलेट हो गया। यहाँ पे पिस्टन लगाना पड़ेगा क्योंकि प्रेशर अप्लाई करना बहुत जरूरी है। प्रेशर अप्लाई करना पड़ेगा, बिना प्रेशर के काम नहीं होगा। बिना प्रेशर सप्लाई किए हम ऑस्मोसिस को रिवर्स नहीं कर सकते। हियर वी हैव सॉल्ट वाटर एंड हियर वी आर गोइंग टू हैव फ्रेश वाटर। अरे वो अपने घर पे कभी आपने देखा होगा यार, या नहीं देखा हो तो प्लीज गो एंड ऑब्जर्व कि आपके कुछ कुछ आरओज में ना ऐसा भी लिखा रहता है ऊपर लेबल पे, आरओ प्लस यूवी है, रहता है। तो इसका क्या काम होता था? बाई चांस अगर आपने कभी जानकारी में आपके आया हो, जर्म्स किल करने के लिए, तो दिस इज फॉर किलिंग द माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। और उधर जो है वो सॉल्ट रिमूवल, एक्स्ट्रा सॉल्ट रिमूवल, दोनों काम होता है। ऐसे बोलते हैं आरओ प्लस यूवी सिस्टम लगा हुआ है हमारे में। ठीक है, और ये अपन ने बीच में क्या लगा दिया? एसपीएम लगा दिया। ये आउटलेट हो गया और ये इनलेट हो गया जहां पे अपन ने पिस्टन लगाया हुआ। और जो हम प्रेशर देंगे, एक्सटर्नल प्रेशर, वो ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाए से ज्यादा होना चाहिए। Osmotic pressure should be higher than the, so external pressure should be higher than the osmotic pressure. So that is the context for reverse osmosis and what purpose it serves. Removal of extra salt from the water, making it suitable for drinking. So we are actually reversing the process of osmosis. Do we have any piston set up in our ROs at home? Have you observed the setup inside it? कभी उसकी रिपेयरिंग या सर्विसिंग होते हुए देखिए, कभी फिल्टर चेंज होता हो देखा हो? तो व्हाट, अच्छा वो जो आरओ में फिर अगर आपने फिल्टर्स देखे हैं उसके, तो दे आर सम सिलेंड्रिकल ट्यूब्स लाइक स्ट्रक्चर है ना, जो कि जब निकलते हैं तो दे बिकम ब्राउन और ब्लैक एंड। और फिर जब नया फिल्टर जो होता है बिल्कुल फ्रेश होता है, ऊपर जो है पोरस मेम्ब्रेन लगी होती है। तो वो जो फिल्टर है, आरओ फिल्टर, नेक्स्ट टाइम कभी आपको मौका मिले जस्ट ऑब्जर्व इट, वो जो आरओ फिल्टर है उसकी जो ऊपर मेम्ब्रेन लगी है, दैट इज व्हाट, एसपीएम। वो पूरा एसपीएम का बना हुआ है। और प्रेशर कहाँ से क्रिएट हो रहा है? क्या है आपके आरओ में ऐसा जो आपने देखा हो जब उसको ऑन करते हैं तो क्या फर्क पड़ता है? ओके, देयर इज अ मोटर सप्लाइड, देयर इज अ मोटर सप्लाइड देयर। और वो मोटर पानी को विद प्रेशर इन फिल्टर्स में से क्या करती है? पुश करती है। तो दैट इज दिस प्रेशर ओनली। तो उससे ऑस्मोसिस, उल्टे डायरेक्शन में पानी बाहर आ रहा है। पानी उल्टे डायरेक्शन में बाहर आएगा और सॉल्यूट
उसी फिल्टर में अंदर रह जाएगा, प्योर वाटर आपको मिल जाता है। तो द मोटर इज सप्लाइंग द प्रेशर देयर इन आर आरओस, है ना। ठीक है, इसका एप्लीकेशन डीसैलिनेशन ऑफ सॉल्ट या ओशन वाटर है वो डाल देते हैं। एप्लीकेशन, ओके। आरओ इज यूज्ड इन, यही कीवर्ड्स पिक करते हैं वो हमेशा जब भी ऑप्शन बनना होता है तो। डीसैलिनेशन, डीसैलिनेशन ऑफ सी वाटर। डी यानी रिमूवल, सलाइन यानी सॉल्ट, ओके। रिमूवल ऑफ सॉल्ट, removal of salt. Every word usually describes itself. Most of the words in science, they have their own description itself, है ना। चलो, हाँ। और when pressure more than osmotic pressure, when pressure more than osmotic pressure is applied, pure water is squeezed out. Pure water is squeezed out of seawater. Pure water is squeezed out of seawater through the membrane. Through the membrane. ठीक है। बहुत एक्सट्रीम प्रेशर होता है, मेम्ब्रेन भी स्ट्रांग होनी चाहिए, वरना लगा इतना प्रेशर लगाया कि वो मेम्ब्रेन भी क्या हो सकती है उस प्रेशर की वजह से, रप्चर, है ना। तो स्पेशल मेम्ब्रेन्स बनाई जाती हैं। अ, इसके लिए जो मेम्ब्रेन के लिए जो मटेरियल इस्तेमाल होता है, इसमें एक्सेस प्रेशर लगता है इस वाली टेक्निक में। तो वो मेम्ब्रेन बनाई जाती है, उसका एक मटेरियल अपन जरूर नोट करते हैं क्योंकि वही एमसीक्यू अगेन, सेल्यूलोज एसीटेट की बनाई जाती है। सेल्यूलोज एसीटेट की मेम्ब्रेन का इस्तेमाल हाई प्रेशर रिवर्स ऑस्मोसिस में इस्तेमाल, उसका यूज किया जाता है। सिर्फ वाटर के लिए परमिएबल है, बाकी मटेरियल रुक जाता है, बाकी मटेरियल के लिए इम्परमिएबल। तो इसको डीसैलिनेशन में यूज करते हैं, सेल्यूलोज एसीटेट मेम्ब्रेन। एसपीएम ही है, एसपीएम बनाने के लिए सेल्यूलोज एसीटेट मटेरियल का इस्तेमाल किया जाता है। ठीक है। Now that's the context for finally concluding the osmotic pressure property, है ना, where we covered up what is osmotic pressure, ठीक है, what it do, what's the expression, factors, advantages, then types of solution and the application of RO, ठीक है। और ये सब क्वेश्चन बनने वाले हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर प्रॉपर्टीज जो है अभी स्कूल एग्जाम्स के लिए काफी वर्कआउट होने वाली है। हमने जितनी नोटिंग करी है वहां से क्वेश्चन निकल जाएगा, बिल्कुल मिलेगा आपको। ठीक। अब एक ऑस्मोटिक प्रेशर का अपन सैंपल न्यूमेरिकल ले लेते हैं जैसे अपन ने सभी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी पे लिया था। और फिर एक टॉपिक आ रहा है वेंट ऑफ फैक्टर नाम का, वो डील कर रहे थे। वो पूरा न्यूमेरिकल कंटेक्स्ट है आगे वाला जो लास्ट टॉपिक आ रहा है। पहले इसको एग्जीक्यूट करके देख लेते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एन aqueous solution of protein contains 1.26 gram
of the protein. Full stop. The osmotic pressure of such a solution at 300 Kelvin is 2.57 into 10 to the power minus 3 bar. Calculate molar mass of protein. ठीक है, तो वही पहला टास्क, सारे वेरिएबल्स शॉर्टलिस्ट करते हैं। 200 सेंटीमीटर क्यूब वॉल्यूम, है ना। अभी वो प्रॉपर यूनिट में नहीं है, हमें यूनिट भी चेंजेस करने पड़ेंगे। आगे बढ़ते हैं। इतना ग्राम ऑफ प्रोटीन, व्हाट इज दिस? वेट ऑफ सॉल्यूट सिंबल W2, 1.26 ग्राम W2। डन। मूविंग फर्दर, 300 केल्विन टेम्परेचर, ऐसा यूनिट है, ठीक है। और ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई, 2.57 10 to the power minus 3 bar, and what they are interested in, M2, we are interested in M2। फॉर्मूले में एक ही चीज मिसिंग है, मतलब एक और चीज मिसिंग है, आर। आर वो क्वेश्चन देता नहीं है, वी शुड बी रिमेम्बरिंग इट। तो व्हाट वी टेक आर एज, देयर आर मल्टीपल वैल्यूज डिपेंडिंग अपॉन द यूनिट दैट वी आर इंटरेस्टेड इन। अभी मुझे चाहिए बार, केल्विन, और पहले जरा इसको लीटर में चेंज करना पड़ेगा अपने को, उसके बिना काम नहीं चल पाएगा। बताओ लीटर के कन्वर्जन पता है कुछ? रिमेम्बर, सरफेस एरिया, वॉल्यूम, 9 10, उसके बाद तो कहीं यूज करने में आया नहीं होगा, क्योंकि सेंटीमीटर क्यूब को अगर मुझे लीटर में चेंज करना है, व्हाट आई हैव टू डू, इफ यू रिमेम्बर, 1000 सेंटीमीटर क्यूब इज 1 लीटर। हाँ ठीक है, तो वी हैव टू डिवाइड दिस बाय 1000, सो दैट जनरेट्स 0.2 लीटर्स। ठीक है, कन्वर्जन क्लियर रहे कि 1000 सेंटीमीटर क्यूब में 1 लीटर होता है। और एक बहुत अच्छा रिलेशन मैं और भी बता सकता हूँ, वेरी इजी टू कनेक्ट, कि 1 सेंटीमीटर क्यूब यानी 1 ml, ये याद रह जाए, तो भी आप खुद से भी इंटर कन्वर्ट कर सकते हो। 1 सेंटीमीटर क्यूब मतलब 1 ml, दैट्स इट, द मोस्ट इजिएस्ट टू लिंक। हाँ चलो, लेट्स गो फॉर इट। हाँ, आर की वैल्यू 0.083। ये वैल्यू इसलिए क्योंकि ये उसका यूनिट होता है लीटर, बार, पर मोल, पर केल्विन जो मेरे पास है, इसलिए मैंने लीटर में चेंज किया। लीटर भी है अपने पास, बार भी है अपने पास, पर मोल तो चल ही रहा है, और टेम्परेचर भी काय में है अपने पास, केल्विन। ठीक है, तो आर की वैल्यू को लेते समय थोड़ा ये मैचिंग करने की जरूरत है। ओके देन, चलो तो बस सब्स्टिट्यूट ही करना है, डन, खत्म। So let's put all these values in the formula and generate M2. Formula says
W2 RT upon pi V. Let's substitute the data and calculate the M2 प्रोटीन के केस में बस। तो वैल्यूज चेक कर लेते हैं। 1.26, 0.083, 300, नीचे हमारे पास 2.57 इंटू 10⁻³ एंड 0.200, या 0.2, है ना? ठीक है, तो दैट्स द नंबर्स वी हैव। अब इनमें से हमारे पास ये डेसिमल डेसिमल पूरा ही जा रहा है ना? और ये 126 का डबल कितना होता है? 252, 2.52, तो वो ऑलमोस्ट डबल टाइम्स ही जाएगा, है ना, नीचे के 2 से। और जीरोस आप सारे शिफ्ट कर लोगे, 3 जीरो यहाँ से ऊपर आ जाएंगे, यहाँ से भी 3 जीरोस। अच्छा, ये तो अपन हटा भी सकते हैं, ये 3 जीरो और ये 3 जीरो कैंसिल भी हो सकते हैं। तो मेरे पास बच रहा है 126, 83, 300, एक जीरो नीचे 2 का और ले लेते हैं अपन, 257 एंड 2। तो दैट 2 माइट वर्क आउट विथ 63। रेस्ट इज कैलकुलेशंस, वर्कआउट करना पड़ेगा फिर अपने को। तो प्रोडक्ट लेके भी डील कर सकते हैं, शॉर्टकमिंग भी कर सकते हैं। तो इंश्योर कि होल नंबर में आंसर चाहिए अपने को, कहने का मतलब बस ये था। वी विल नॉट गो इनटू स्टैंडर्ड फॉर्म वाइल कैलकुलेटिंग प्रोटीन। रिपोर्टेड वैल्यू जो दी गई है वो है 61,022, ये रिपोर्टेड है। लास्ट डिजिट्स माइट वैरी अगर अपन ने कहीं भी राउंडिंग ऑफ को अगर यूज किया होगा तो, इन केस। ले आप गो फॉर 63 × 83 ना, अपन न्यूमरेटर को कवर कर लें, तो मुझे ये मिल रहा है 5229, ये वाला मल्टीपल ऊपर वाला 5229, एंड दैट टू मल्टीप्लाइड बाय 3, 8, 6, 15। सो दैट्स 15,687। 1000 अलग रख लेते हैं मल्टीप्लाई करने के लिए बाद में, और नीचे है 257। ओके, अभी इसको अगर, हाँ, तो ये 6 से इसका डिविजिबिलिटी यहाँ से स्टार्ट होगा। तो दैट मस्ट बी 61.022 somewhere, which when multiplied with this 1000 will generate the answer। फाइनल कंक्लूड करने के लिए, इफ आई टेक ओवर 15,687 बाय 257, हाँ, तो ये वो वैल्यू दे रहा है जो आपके पास है, ये एग्जैक्टली exactly वही दे रहा है, 61038 प्रॉपर 61038, है ना? हम आंसर क्योंकि मॉलिक्यूलर मास लिख रहे हैं तो अपन ने हर बार लिखा है काय में, ग्राम पर मोल। ओके, वो तो ऑन द स्पॉट टास्क है, नंबर गेम, जो भी नंबर्स आएंगे। बट हाँ, पॉइंट सिर्फ इतना सा था कि होल नंबर में आंसर देना है जब प्रोटीन की बात आए, ठीक है? प्रोटीन। नाउ द फाइनल मोस्ट टॉपिक दैट वी नीड टू टॉक अबाउट, दिस इज प्योरली न्यूमेरिकल पर्पस, जो फॉर्मूला हम अभी लेने जा रहे हैं। एक टॉपिक है एबनॉर्मल मोलर मास, इसको थोड़ा कनेक्ट करते हैं। एबनॉर्मल मोलर मास, ठीक है? हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज में
या जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की एक्टिविटी है, इसका कंक्लूजन ही मोलर मास निकालना था। फिर ये एब नॉर्मल मोलर मास की क्या बात है, वो समझ रहे हैं। कुछ कंपाउंड्स कुछ कंपाउंड्स को जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, कुछ कंपाउंड्स का जब हम सोल्यूशन बनाते हैं, तो सोल्यूशन बनाते वक्त या तो वो एसोसिएशन शो करते हैं, और या फिर वो डिसोसिएशन शो करते हैं, है ना। आइदर दे एसोसिएट और दे डिसोसिएट। क्या होगा? हमने कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी की सबसे पहली लाइन क्या पढ़ी थी, कि ऐसी प्रॉपर्टी जो कि डिपेंड करती है नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स पे, नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल पे डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी है, जो आंसर आ रहा है वो नंबर ऑफ पार्टिकल की वजह से आ रहा है। अगर सॉल्यूशन बनाते समय मेरे सॉल्यूट पार्टिकल्स अगर आपस में एसोसिएट हो गए, तो जितने मैंने जो मैंने जितना नंबर मैंने सोच के डाला था, वो तो वहां प्रेजेंट ही नहीं होगा। वो तो एसोसिएट होके वो नंबर ऑफ पार्टिकल्स क्या हो जाएंगे, कम। तो मेरी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का आंसर तो क्या हो जाएगा, चेंज। तो मैं जो मॉलिक्यूलर मास एक्सपेक्ट कर रहा हूंगा, वो तो प्रॉपर्टी कभी आंसर में देगी ही नहीं, क्योंकि वो तो नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल देख के काम कर रही है। तो मेरा M2 का जो आंसर आएगा, वो नॉर्मल से डिफरेंट आ जाएगा। उसी को क्या कह रहे हैं, एबनॉर्मल M2। आएगा ही नहीं ना, प्रॉपर आंसर आएगा ही नहीं, आपका आंसर डिफरेंट आएगा। और यहां पे क्या होगा, आप आपने सोचा कि मैंने 10 पार्टिकल डाले हैं, तो जब आप फॉर्मूला अप्लाई करोगे तो 10 प्रॉपर्टी का करोगे, मतलब 10 पार्टिकल का करोगे। लेकिन हमने देखा सोल्यूशन में जाके वो तो पार्टिकल्स अपने आयंस में टूटने लग गए, तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स तो डबल या ट्रिपल हो जाएंगे। तो फिर भी अगेन वही होगा, कि जो फॉर्मूले से M2 का आंसर निकल के आएगा, वो फिर से कौन सा होगा, एबनॉर्मल M2 होगा। गेटिंग द पॉइंट। तो अगर आपका सॉल्यूट सॉल्वेंट में जाने पर एसोसिएशन या डिसोसिएशन शो कर रहा है, तो आपको जो M2 का आंसर मिल रहा है, दैट इज नॉट द नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, दैट इज कॉल्ड एबनॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, जो कि सॉल्यूट की एक्चुअल मास को बताएगा ही नहीं। सॉल्यूट का एक्चुअल मास 60 है, लेकिन फॉर्मूला लगाने पे 120 आ रहा है। ठीक है। तो फिर क्या करेंगे, तब तो ये एक्सपेरिमेंट्स ही नहीं कर पाएंगे। तो फिर ये बताया गया कि अगर एसोसिएशन या डिसोसिएशन आपका सॉल्यूट कर रहा हो, तो आपको जो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले हमने पीछे पढ़े हैं, उस फॉर्मूले में एक एक्स्ट्रा टर्म मल्टीप्लाई करनी होती है आंसर को सही लाने के लिए। उस टर्म को वेंट ऑफ फैक्टर कहते हैं, जो भी अपन आगे कवर करेंगे। ठीक है। तो आंसर सही आ जाए, इन दोनों के बावजूद भी, ये प्रोसेस होने के बाद भी मेरा आंसर सही वाला मास आ जाए, उसके लिए वेंट ऑफ फैक्टर से मल्टीप्लाई करना होता है। तो ये एक नया टर्म इंट्रोड्यूस होता है उन फॉर्मूलेस के अंदर। ठीक है। पहले अपन ये बैकग्राउंड क्लियर करते हैं थोड़ा सा और। अच्छा, तो एबनॉर्मल मास कब आएगा, वो मैंने अभी बताया, है ना। अंडर टू सिचुएशंस, either my solute is undergoing association or it is undergoing dissociation. In both the cases, we will get abnormal mass from the colligative property, from the formula of the colligative property. Okay? क्योंकि ये दोनों चीज होने पर क्या चेंज हो रहा है, बेसिकली नंबर ऑफ पार्टिकल। और हमारी प्रॉपर्टी तो उसी पे डिपेंडेंट है, आंसर आई उसी वजह से रहा है, इसलिए एबनॉर्मल मास क्रिएट हो जाता है। गेट गॉट इट, गॉट इट, ओके, फाइन। तो हम चाहें तो उसको कंपैरिजन में ऐसे ही दिखा सकते हैं।
एसोसिएशन में मैं आपको दिखा देता हूँ एक, ताकि आपको ये समझ में आ जाए कि किस तरह के एसोसिएशन की बात चल रही है। एक बार दिखा देता हूँ। इसमें एग्जांपल आता है, इसमें एग्जांपल आएगा जैसे कि एसिटिक एसिड का, एसिटिक एसिड इन बेंजीन। देखना क्या होता है, बताओ। जब, अच्छा एक पीछे न्यूमेरिकल आए थे एसिटिक एसिड इन बेंजीन के। एसिटिक एसिड यहाँ पे सॉल्यूट है, बेंजीन सॉल्वेंट है। एसिटिक एसिड के बारे में समझना, फॉर्मूला आपको पता है, CH3 C OOH। पढ़ा है ना, एसिड पता ही होगा, एसिटिक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड है। तो फॉर्मूला क्या होगा, C और OH। क्या होता है कि जो दूसरा वाला एसिटिक एसिड का मॉलिक्यूल होता है ना, वहां तो बहुत सारे मॉलिक्यूल है, वो एसिटिक एसिड के दोनों मॉलिक्यूल्स आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेते हैं, और हाइड्रोजन बॉन्ड बनाकर दो मॉलिक्यूल आपस में कनेक्ट होते हैं, जिसको नाम दिया जाता है क्या, डाइमर। अगर मैंने 100 मॉलिक्यूल्स डाले होंगे, लेकिन वहां कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को कितने मॉलिक्यूल दिखेंगे, 50। तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी तो अपना आंसर किसके हिसाब से निकालेगी, 50 के हिसाब से। जबकि आपने कितने पार्टिकल डाल रखे हैं, 100। तो मेरा आंसर डिफरेंट आएगा, आंसर डिफरेंट आएगा। उसी जगह अगर अपन ये दूसरा सेक्शन भी देख लें, सेकेंड सेक्शन का आएगा, देखें। ये काय का होगा, 11th क्लास, आयनिक इक्विलिब्रियम। कौन डिसोसिएट होता है, कौन सी चीज जो पानी में घुलने पे डिसोसिएट हो जाती है। इतनी चीजें हैं जिसकी कोई लिमिट ही नहीं है, एक बता दो। सॉरी, वाटर में क्या डिसॉल्व करते हैं जो डिसोसिएट हो जाता है अंदर जाके, 11th क्लास, आयनिक इक्विलिब्रियम। ओ कम ऑन यू गाइस, नो यू आर नॉट एबल टू कनेक्ट इट। सॉल्ट, एसिड, बेस, 10th में पढ़ा ये सब तो। when these things are added in water they dissociate into their ions। मैंने KCl डाल दिया पानी में, है ना, एग्जाम्पल के तौर पे। मैं आपको अपन ले लें KCl इन वाटर। अब क्या हुआ होगा, मैंने 100 पार्टिकल डाले KCl के पानी में, लेकिन वो KCl तो पानी में जाकर K+ और Cl- में टूट गया, नंबर ऑफ पार्टिकल्स डबल हो गए, आंसर चेंज आएगा, है ना। तो such kind of associations and dissociations leads to the concept abnormal molar mass, and to rectify them we will use our another topic called Vent of fact। ठीक है, तो पहले इतना इंक्लूड है। चलो, यहां से लिखो, इसको इसी तरीके से बना लेते हैं चार्ट को। कंपाउंड्स में क्या, सॉल्यूट। So what we have here is hydrogen bond।
Dimer is formed due to the formation of hydrogen bonding between two acid molecules, leading to the formation of dimer. So they are counted as one particle then. है ना? These two separate molecules are counted as one particle by the colligative property. क्योंकि वो तो नेचर पे तो डिपेंडेंट होती ही नहीं है, उसको तो बस ये दिख रहा है कि इतने पार्टिकल हैं, उसके हिसाब से वो अपने आंसर जनरेट होगा, पर वो वेरी करता है. एंड सेम हियर इन केस ऑफ डिसोसिएशन, जहाँ पे यूजुअली सभी तरह के सॉल्ट्स, सभी एसिड्स और बेसिस पानी में डिसोसिएट होते ही हैं, बट इन वाटर ओनली. जबकि यहां पर देखो अपन ने सॉल्वेंट क्या लिया था, बेंजीन. वहां पे डिसोसिएशन कभी नहीं हो सकता. ठीक है. ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स में कभी डिसोसिएशन नहीं होगा, ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में, सॉरी, है ना. डिसोसिएशन जब सिर्फ पॉसिबल है किसमें, वाटर के लिए. जब हमें न्यूमेरिकल आएगा ना, तो हमें यही रीड करना पड़ेगा कि सॉल्वेंट कौन है. सॉल्वेंट अगर पानी है तो डिसोसिएशन होगा, सॉल्वेंट अगर बेंजीन है मतलब एसोसिएशन हो रहा होगा. इज द टॉपिक गेटिंग कंसेप्चुअली क्लियर कि व्हाट इज हैपनिंग देयर, है ना. हमें बाद में बहुत ज्यादा बैठ के एक्स्ट्रा एफर्ट लगा के उसको प्रिपेयर नहीं करना पड़े, मतलब वो थॉट्स में क्लियर जनरेट हो गया हो कि हाँ व्हाट इज हैपनिंग. ठीक है. एसोसिएशन और डिसोसिएशन के केस में एबनॉर्मल मास जनरेट होता है. द रीजन इज चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. चेंज इन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स. ठीक है. ओके. मोलर मास एक जनरलाइज स्टेटमेंट डाल देते हैं, और फिर वेंटॉफ फैक्टर को इंट्रोड्यूस कर देते हैं. मोलर मास दैट इज आइदर हायर or lower than the expected or normal value is called abnormal molar mass. एबनॉर्मल मोलर मास. ठीक है. फिर इसको रेक्टिफाई कैसे करना है ना. कितना एसोसिएशन हो रहा है और कितना डिसोसिएशन हो रहा है वो बताता है आपको ये. ठीक है. तो नेक्स्ट लेते हैं, उसका रेक्टिफिकेशन है कि एरर्स मतलब आंसर सही आ जाए, उसके लिए अपन काम कर रहे हैं. ठीक है. तो दैट्स वेंट ऑफ फैक्टर. कि भले ही एसोसिएशन डिसोसिएशन हो रहा हो लेकिन हमें आंसर सही मिले, उसके लिए ये फैक्टर मल्टीप्लाई कर दिया जाता है. ठीक है. ओके. वेंटॉ फैक्टर सीधा एक्सप्रेशंस है. वेंटॉ फैक्टर को आई से डिनोट करते हैं, स्मॉल आई. इसके तीन एक्सप्रेशंस हैं, अपन एक एक करके तीनों बना रहे हैं. पहला पहला एक्सप्रेशन है नॉर्मल मोलर मास. आई पता लगाने का तरीका है नॉर्मल मोलर मास अपॉन एबनॉर्मल मोलर मास. एक तो मास के टर्म्स में है ये वाला. ठीक है. दूसरा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के टर्म्स में है, ऑब्जर्व्ड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, यानी जो एक्सपेरिमेंट करके आंसर आया. ऑब्जर्व, ऑब्जर्व यानी एक्सपेरिमेंटल है.
डिवाइडेड बाय कैलकुलेटेड, जो आपने फॉर्मूले से आंसर निकाला, कैलकुलेटेड कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। ऊपर वो आंसर है जो एक्सपेरिमेंट करके आया, और नीचे वो है जो कैलकुलेट करके आया। ठीक है। देन तीसरा केस है नंबर ऑफ पार्टिकल्स के फॉर्म, नंबर ऑफ पार्टिकल्स की फॉर्म, टोटल पार्टिकल्स, टोटल पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन या डिसोसिएशन, डिवाइडेड बाय टोटल पार्टिकल्स बिफोर एसोसिएशन या डिसोसिएशन। ये तीन तरीके से आई को जनरेट किया जाता है, आइदर इन द फॉर्म ऑफ मोलर मास और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी और दी नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है। इनका यूटिलाइजेशन क्वेश्चंस के अंदर ही दिखेगा जब उसको कवर करेंगे। और क्या चेंजेस आएंगे, हमने चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जो फॉर्मूलेज लिखे हैं उन सब में नए फॉर्मूले बन जाएंगे आई मल्टीप्लाई होकर। पहला फॉर्मूला क्या था, द वेरी फर्स्ट फॉर्मूला वाज रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर। उसका फॉर्मूला हमारे पास वो ये, हाँ वो M2 नहीं, उसके जस्ट पहले वाला ले रहा हूं मैं। ये तो हो गया लोअरिंग, रिलेटिव से डिवाइड कर दिया तो रिलेटिव लोअरिंग, और इक्वल टू में अपन ने क्या रखा थे वो है ना, रेशियो ऑफ द नंबर ऑफ मोल्ड्स, वो एक्सपैंड करने के पहले का। और क्या मल्टीप्लाई करना है बस उसमें, आई। तो ये नया फॉर्मूला यूज हो जाता है। मतलब देयर इज नो चेंज इन द फॉर्मूला, वी हैव जस्ट मल्टीप्लाइड आई। जब भी क्वेश्चन डिसोसिएशन या एसोसिएशन पे आएगा तो हम इस एक्सप्रेशन को यूज करेंगे, ना कि नॉर्मल। तो इंक्लूडिंग आई हमें M2 निकालना होगा तो वो करेक्ट आंसर आएगा, विदाउट आई निकालेंगे तो डिफरेंट आएगा, एबनॉर्मल है। उसी तरीके से डेल्टा टीबी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, उसमें आई मल्टीप्लाई हो जाता है। डेल्टा टी एफ भी के एफ इंटू एम था, उसमें भी आई मल्टीप्लाई हो जाता है। एंड फाइनली जो अभी अपन ने वो ऑस्मोटिक प्रेशर देखा था, सी आर टी, देयर ऑल्सो वी मल्टीप्लाई आई। विद दीज एक्सप्रेशंस we get the M2 as normal mass. Without I, the M2 will be called abnormal molar. पर हर बार हर क्वेश्चन में नहीं, हमने अभी तक चैप्टर में कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के जितने न्यूमेरिकल्स किए हमने आई थोड़ी यूज किया, क्योंकि उन क्वेश्चंस में सॉल्यूट और सॉल्वेंट का पेयर ऐसा था जिसमें ना एसोसिएशन हो सकता था ना डिसोसिएशन हो सकता था। ठीक है। अभी तक के सॉल्यूट सॉल्वेंट कैसे आए थे, प्रोटीन इन वाटर, उसके पहले आया था एक जगह अपन ने किया था बेंजीन इन वाटर, तो कोई केस ही नहीं है। बेंजीन इन वाटर अगेन, उसके पहले ना, एंड सो ऑन, मतलब लाइकवाइज क्लोरोफॉर्म इन वाटर। तो ये रहता है एसोसिएशन डिसोसिएशन की पहचान। और वो एसोसिएशन वाला तो एक ही केस है, वो एसिड बस, ओनली दैट एसिड विल बी देयर, ओनली कार्बोक्सिलिक एसिड, और कुछ नहीं आएगा उसमें। ठीक है। लेकिन डिसोसिएशन में क्या क्या आ जाएगा, सॉल्ट, एसिड, बेस, और डालना काय में, पानी में। क्वेश्चन के लैंग्वेज से पता चलेगा कि आई लगाना है कि नहीं लगाना। ठीक है। अब इसके दो बड़े ही स्पेशल न्यूमेरिकल्स हैं, और वो ठीक है, तो अपने को नेक्स्ट सेशन में लेना होगा, क्योंकि वो दे हैव टू बी टेकन एट अ स्ट्रेच।
तो विल कवर देम देयर। हाँ, एक छोटा सा वो जो भी अपन ने कंपैरिजन लिखा था ना, वहीं पे करते हैं, जहां पे वो लिखा था ना, इधर एसिड लिखा था और इधर KCl लिखा था, है ना। एसिड का एसोसिएशन दिखाया था और KCl का डिसोसिएशन दिखाया था। वहीं पे अगर अपन एक बात कर लें, अभी आई निकाल के देख लें अगर दोनों का, तो एसिड में क्या था कि दो एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर, दो एसिड के मॉलिक्यूल मिलकर एक मॉलिक्यूल में कन्वर्ट हो रहे थे, दोनों आपस में जुड़ रहे थे ना। तो दो मॉलिक्यूल मिलके एक में चेंज हो रहे हैं। जरा देखो आई की वैल्यू कैसे निकालें अपन, वो नंबर ऑफ पार्टिकल वाले फॉर्मूले से निकाल लें। नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर एसोसिएशन अपॉन नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिफोर। तो जरा आफ्टर एसोसिएशन कितना पार्टिकल बन गया है वो, एक। एंड बिफोर डिसोसिएशन इट वाज व्हाट, टू। तो मेरा एसिटिक एसिड का वेंट ऑफ फैक्टर आ गया 0.5। ऐसा है, ठीक है। भले अलग से लिख लो, जहां वेंट ऑफ फैक्टर लिखा ना अभी अपन ने, वहां पे अपन ये लिख लेते हैं, रिएक्शन लिख के कर लेते हैं। ये एसोसिएशन का केस है, दैट इज फॉर एसोसिएशन। वेंट ऑफ फैक्टर कैलकुलेट करा जा सकता है डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ पार्टिकल्स। ठीक है, उधर जरा देखते हैं। कर सकते हो, आप खुद भी ट्राई कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। डिसोसिएशन में देखो ना, एक रिएक्शन लिख लेते हैं KCl वाली। डिसोसिएशन में KCl इज चेंजिंग टू K प्लस और Cl माइनस। कितना आ जाएगा, नंबर ऑफ पार्टिकल्स आफ्टर डिसोसिएशन टू, नंबर ऑफ पार्टिकल बिफोर डिसोसिएशन इज वन। तो KCl का वेंट ऑफ फैक्टर आ गया टू। ठीक है। दैट फाइन। एक चीज और सुन लो, वो वो स्पेशलाइज्ड न्यूमेरिकल्स हैं दोनों, एक एक टाइप के, एक एसोसिएशन का एक डिसोसिएशन का है, खूब आते हैं पेपर में। अगले सेशन में उसको फ्रेशली दिखाऊंगा, देखना। एसिटिक एसिड को अगर मैं बात करूँ ना, इसका मॉलिक्यूलर मास आप निकाल सकते हो, इजी टू वर्कआउट है ना। एक और दो कार्बन है तो 24 हो गया, तीन और एक चार हाइड्रोजन है, और दो ऑक्सीजन का कितना हो गया, 32। टोटल कितना आ गया देखो, 60। सही है। अब अगर ये बेंजीन में जा रही है और एसोसिएशन कर रही होगी, तो वो जो एक बड़ा पार्टिकल बन रहा होगा, उसका कायदे से मॉलिक्यूलर मास तो कितना है, 120 हो गया ना। टाइमर का टाइमर का मास तो 120 हो चुका होगा। जब अपन ने इसको कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के एक्सपेरिमेंट में डाला, और जो मैं M2 कैलकुलेट करूंगा, वो तो 120 आने वाला है। लेकिन अपन निकाल किसका मॉलिक्यूलर मास रहे थे, एसिटिक एसिड का, जो कि गलत आ गया। तो क्या बोला उन्होंने कि काय से मल्टीप्लाई करो इसको, वेंट ऑफ फैक्टर से। और जब वो वेंट ऑफ फैक्टर कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी के फॉर्मूले में मल्टीप्लाई हुआ होगा, तब जाके उसने आंसर वापस क्या करवा दिया होगा, 60। तो ये वेंट ऑफ फैक्टर का बैकग्राउंड है, कि वो जब फॉर्मूले में मल्टीप्लाई होता है, तो वो जो आंसर में डिफरेंस आ रहा है, उसको वो नॉर्मलाइज कर देता है, तो अपने को एक्चुअल आंसर मिल जाता है। ऐसा रहता है। ठीक है। ओके फाइन, चलो वेंट ऑफ फैक्टर का भी अपन ने थ्योरी बैकअप रख लिया है। उसका यूटिलाइजेशन अपन अगले सेशन में वो दो स्पेशलाइज्ड न्यूमेरिकल के साथ में कवर करेंगे। एंड वी विल बी कंटिन्यूइंग फॉर द मेन एक्सरसाइज ऑफ एनसीईआरटी एक्सरसाइज, है ना, some random questions from the chapter to give it a final touch. ठीक है, फाइन।
Do revise the rest of the content. Theory part is done. We can start preparing for it because in the coming week we'll be having the weekly test of this particular chapter. So start preparing for it. Okay.